ये आकाशवाणी है। स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है देश के नए राष्ट्रपति के चयन पर विशेष कार्यक्रम। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लिए आज का दिन बड़ा अहम है। वो इसलिए क्योंकि आज देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद, देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के चुनाव की मतगणना थी और आज के दिन देश को 15वां राष्ट्रपति मिला। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई और 25 जुलाई को देश के मुख्य न्यायाधीश उन्हें अगले राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलवाएंगे। आज सुबह 11 बजे से ही संसद भवन में मतों की गिनती शुरू हो गई थी। सबसे पहले मतों की गणना में जब सांसदों के वोटों का नतीजा आया तो उन्हें 540 वोटों का समर्थन मिला। राज्यसभा के महासचिव द्वारा चरण दर चरण परिणाम की घोषणा की गई तो उनकी जीत स्पष्ट होती गई। एक प्रशासक, एक समाज सेविका, एक शिक्षिका, एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व की धनी द्रौपदी मुर्मू आज देश के गरिमापूर्ण पद के लिए चुनी गई हैं। वे धरातल से उठी एक महिला के संघर्ष का प्रतिबिंब हैं। वे देश के सभी जनजातीय वर्गों की आवाज हैं और आज एक जनजातीय प्रतिनिधि के रूप में और एक सशक्त महिला द्रौपदी मुर्मू देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में कमान संभालने जा रही हैं। ये वास्तव में पारदर्शी और व्यापक दृष्टि रखने वाले भारत के लोकतंत्र के रूप में भारत की उपलब्धि भी है कि इस पद पर देश के प्रतिभाशाली और प्रतिष्ठित और जमीन से जुड़े लोग आते हैं। भारत के राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, इसलिए भारत के राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है और इस गरिमामयी पद से भारत एक गणतंत्र के रूप में विश्व के समक्ष एक मजबूत उदाहरण प्रस्तुत करते हुए खड़ा हुआ है। जब से भारत को एक संविधान मिला है और जब से भारत एक गणतंत्र बना है, तब से लेकर आज तक हर 5 साल में देश के किसी प्रतिष्ठित नागरिक को इस पद पर आसीन होकर देश की सेवा करने का अवसर मिलता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में संविधान के अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि ये चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एकल संक्रमणीय मत पद्धति सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के आधार पर होता है। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव सांसदों और विधायकों के समूह इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाएगा। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा के सांसद और राज्य विधानसभाओं के विधायक अपने वोट का प्रयोग कर हर 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुनते हैं। यहाँ इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि राज्यसभा के मनोनीत सांसद इस चुनाव में वोट नहीं देते हैं और जिन राज्यों में विधान परिषद हैं, वहां विधान परिषद के सदस्यों को चुनाव में मत देने के लिए शामिल नहीं किया जाता है। वोट देने वाले सांसदों और विधायकों की एक वोट वैल्यू होती है। इस वोट वैल्यू को तय करने के लिए एक फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हर राज्य की जनसंख्या को लिया जाता है। राज्य में विधायकों की संख्या के साथ एक अनुपात के आधार पर वोट वैल्यू तय की जाती है। इसमें अक्सर ये देखा जाता है कि जिन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा होती है, उस राज्य में विधायकों के वोट की वैल्यू अधिक तय की जाती है। इसी प्रकार जनसंख्या के मामले में छोटे राज्यों की राज्य विधानसभा के सदस्यों की वोट वैल्यू कम होती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 विधायक हैं। यहाँ हर विधायक की वोट वैल्यू 208 वोटों के बराबर होती है। कुल संख्या को जोड़ा जाए तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में सभी विधायकों के वोट मिलाकर 83,824 होंगे। इसीलिए राष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से ये राज्य बहुत अहम हो जाता है। कुछ और राज्यों की विधानसभा की बात की जाए तो तमिलनाडु और झारखंड में हर विधायक का मत का मूल्य 176 वोटों के बराबर होता है। इसके बाद महाराष्ट्र में ये वोट वैल्यू 175, बिहार में 173 और आंध्र प्रदेश में 159 रहती है। अगर छोटे राज्यों की बात करें तो सिक्किम के विधायकों का मत मूल्य सबसे कम वोटों के बराबर होता है, ये 7 वोट वैल्यू के बराबर होता है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में ये मत मूल्य 8-8 रहता है। इसी तरह नागालैंड का 9, मेघालय का 17 और मणिपुर विधानसभा के विधायकों का मत मूल्य 18 रहता है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में हर विधायक की वोट वैल्यू 16 तय की जाती है।
संसद के दोनों सदनों में हर सदस्य की एक निश्चित वोट वैल्यू होती है। पिछले चुनाव तक हर सांसद का मत मूल्य 708 वोटों के बराबर हुआ करता था। धारा 370 के निष्प्रभावी होने के बाद फिलहाल जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन नहीं हुआ है, इसलिए इस बार प्रत्येक सांसदों के वोट का मूल्य 700 वोटों के बराबर तय हुआ है। अब अगर हम दोनों सदनों के संसद सदस्यों, राज्य विधानसभाओं के विधायकों की कुल वोट वैल्यू निकालें तो ये 10,86,431 हो जाती है। इसे अगर इस बार के राष्ट्रपति चुनाव से समझें तो 18 जुलाई को हुए मतदान में 99% से ज्यादा मतदान हुआ था। इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल संसद सदस्यों और राज्यों के विधायकों ने अपने मत का प्रयोग किया था, यानी लगभग कुल मतदान 10 लाख वोट वैल्यू के बराबर हुआ था। यहां इस तथ्य को भी शामिल करना जरूरी है कि बीते सोमवार को हुए मतदान में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधायकों द्वारा 100% मतदान किया गया। ये राज्य हैं छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और तमिलनाडु। अब ये सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या किसी भी प्रकार से इस चुनाव में जनता की हिस्सेदारी होती है? ये कहना काफी हद तक सही होगा कि जनता इस चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदार होती है, क्योंकि इस चुनाव में वो जनप्रतिनिधि वोट देते हैं जो या तो संसद के लिए या फिर अलग अलग राज्य विधानसभाओं के लिए जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और क्योंकि इसमें राज्यों की जनसंख्या के अनुपात का भी आधार होता है, तो इस लिहाज से भी इसमें अप्रत्यक्ष रूप से जनता की हिस्सेदारी हो जाती है। लोकसभा या विधानसभा चुनावों की तरह ही इस चुनाव को भी संपन्न करवाने का जिम्मा निर्वाचन आयोग का होता है, लेकिन प्रक्रिया में थोड़ा बहुत अंतर रहता है। जैसे सांसदों के लिए चुनाव संसद भवन में करवाया जाता है, उसी तरह विधानसभा के सदस्य अपनी राज्य विधानसभा भवन या निर्धारित किए गए मतदान केंद्रों पर वोट देने के लिए जाते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा पूरी चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है, जो लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय से संबद्ध होता है। जैसे इस बार ये चुनाव राज्यसभा के महासचिव के नेतृत्व में करवाया जा रहा है। पूरी चुनाव प्रक्रिया के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाती है। जैसे इस बार भी मतदान की प्रक्रिया सही प्रकार से संपन्न करवाने और इस प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए निर्वाचन आयोग ने मतदान और मतगणना व्यवस्था के लिए 37 पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे। मतगणना के लिए राज्यों की विधानसभाओं में हर 30 चुनाव स्थल में पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे और संसद भवन में मतगणना के लिए 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई थी। राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े कुछ और तथ्यों के बारे में अगर हम बात करें तो इस चुनाव में बैलेट पेपर की सहायता से वोट डाले जाते हैं। आम चुनावों की तरह इस चुनाव में प्रत्याशी के पास कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता है। संसद और सभी विधानसभाओं में ही वोट डालने की व्यवस्था की जाती है। राष्ट्रपति चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम का इस्तेमाल होता है, यानी मतदाता के द्वारा एक ही वोट दिया जाता है, पर उसमें वह राष्ट्रपति के लिए नामित सभी उम्मीदवारों के लिए अपनी प्राथमिकता तय करते हैं। ये स्थिति तभी आ सकती है जब राष्ट्रपति के लिए एक से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं। मतदाताओं द्वारा दर्ज की गई दूसरी प्राथमिकता की गिनती की जरूरत तब पड़ती है जब पहली प्राथमिकता में टाई की स्थिति हो जाए। उम्मीदवार को हासिल कुल वोटों की संख्या हासिल हुए कुल सांसदों के मत मूल्य और अलग अलग विधानसभाओं के विधायकों के कुल मत मूल्य को जोड़कर निकाली जाती है। वोट वैल्यू के आधार पर सबसे ज्यादा मत हासिल करने वाले प्रत्याशी को राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाता है। निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मतगणना की घोषणा की जाती है। आमतौर पर पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के बाद ही अगले राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं। यहां इस बात को भी शामिल करना आवश्यक है कि राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए प्रस्तावकों और अनुमोदकों का होना आवश्यक होता है। नामांकन भरने के लिए मतदाताओं में से 50 प्रस्तावकों और उतने ही अनुमोदकों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के पहले प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह अनुमोदक बने।
नामांकन के दूसरे सेट में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत दूसरे नेता भी प्रस्तावकों में शामिल हुए। संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के प्रत्याशी के लिए कुछ योग्यताओं के बारे में वर्णन किया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख योग्यताओं के बारे में हम यहां बात कर रहे हैं। सबसे पहला मापदंड है कि प्रत्याशी को भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरी होने के साथ लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी होनी चाहिए। भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी भी बताए गए सरकार के नियंत्रण में लाभ का कोई पद धारण नहीं किया होना चाहिए। हालांकि उम्मीदवार के द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल या संघ या किसी राज्य के मंत्रियों का पद धारण किया जा सकता है। इस बार 15 जून को निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए अधिसूचना जारी की थी। 29 जून तक नामांकन भरने की प्रक्रिया तय की गई थी और 18 जुलाई को मतदान हुआ था। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया था। वहीं विपक्षी मोर्चे की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया था। इस बार के अगर राष्ट्रपति चुनावी समीकरणों की बात की जाए तो एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत पहले ही तय मानी जा रही थी। इसका सबसे बड़ा कारण था कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन की ओर से एक महिला और जनजातीय प्रतिनिधि के उम्मीदवार को सामने रखा गया था। ऐसे में कई राजनीतिक दलों ने द्रौपदी मुर्मू के लिए अपना समर्थन जताया। इसमें झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों से झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजू जनता दल का समर्थन मिलना बड़ा अहम था। वाईएसआर-पीसी, बसपा, एआईएडीएमके, जनता दल सेक्युलर जैसे दलों के समर्थन से उनकी जीत का आधार और बढ़ गया था। तेलुगु देशम पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना के समर्थन के बाद इस तरह के विश्लेषण आने लगे थे कि राष्ट्रपति के रूप में 2/3 वोटों से द्रौपदी मुर्मू के जीतने की संभावना है। आज देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू को चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक अपने ट्वीट संदेशों में बधाई प्रेषित की। देश भर में जगह जगह जश्न का माहौल है और उनके मूल निवास पर जश्न का एक अलग वातावरण देखा जा सकता है। द्रौपदी मुर्मू को लगातार बधाइयां प्रेषित की जा रही हैं। इनमें केंद्रीय मंत्रियों और विपक्षी दलों के प्रमुख नेता भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने बधाई संदेश में कहा, भारत की पहली महिला और ट्राइबल महिला जिनको देश के राष्ट्रपति के पद पर एक महिला और वो भी अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले, जिन्होंने बहुत कष्ट अपने जीवन में सहे भी, ग्रामीण दूर सुदूर गांव से ट्राइबल क्षेत्र से शिक्षा प्राप्त करके शिक्षक से एक पार्षद से प्रेसिडेंट की पोस्ट तक आना, ये यात्रा बहुत कुछ कहती है और ये संभव तभी है जब देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर भी मिल रहा है, प्रतिनिधित्व भी मिल रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है एक विधायक के रूप में उन्होंने शानदार काम किया, एक गवर्नर के रूप में शानदार काम किया, एक बहुत सफल राष्ट्रपति के रूप में भी वो सफल होंगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आप सुन रहे थे देश के नए राष्ट्रपति के चयन पर विशेष कार्यक्रम। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।